हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंस जीके से पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वर्ड पॉलिटिकल साइंस कहाँ से है। पॉलिटिकल साइंस नॉर्मली हम यूज करते हैं पॉलिटिक्स के लिए, और पॉलिटिक्स जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड था पॉलिस, वहां से निकल के है। पॉलिस का मतलब होता है कि कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या कोई सिटी स्टेट जो एंशियंट ग्रीस में थी। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? किसी भी व्यक्ति को कब, कहाँ, कैसे और क्यों पावर मिलेगा, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं या रेगुलेशंस है वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। और इसी की जो स्टडी है उसको बोलते हैं हम पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स। तो हम पॉलिटिकल साइंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये पावर रिलेशनशिप समझने के लिए एक साइंस है। कुछ सोफिस्ट थे जैसे प्रोथेगोरस और जियोजियाजन, इन्होंने कुछ पॉलिटिकल थ्योरीज थी, सबसे फर्स्ट या इनिशियल पॉलिटिकल थ्योरीज जो थी वो इन्होंने डिस्कवर की थी। उनके बाद आए सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल। उन्होंने भी आगे जाके कुछ स्टडीज कंडक्ट की जिनमें उन्होंने देखा कि क्या क्या परेशानियां आ रही है अगर हम स्टेट को और गवर्नमेंट को देखें उनके बीच, और उनको सॉल्व करने की कोशिश की। एरिस्टोटल जो है ये दुनिया के जाने माने ग्रीक फिलोसोफर है, और इनके जो गुरुजी थे वो थे प्लेटो, ये उनके टीचर थे, और सोक्रेट्स प्लेटो के टीचर थे, लेकिन ये उन दोनों से आगे निकल गए। अब एरिस्टोटल को माना जाता है फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स वेस्ट में। और इंडिया में कौन है? इंडिया में जो सबसे पहले पॉलिटिकल थिंकर थे वो थे मानु, और उनकी एक बहुत फेमस बुक है मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है वो पहली बुक ऑफ लॉ है इंडिया में। आगे चल के आए कौटिल्य या चाणक्य, जिन्होंने और रिसर्च किया इंडियन कल्चर के हिसाब से इंडियन पॉलिटिकल साइंस कैसा वर्क करेगा, और इस पे इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। एरिस्टोटल की एक फेमस बुक थी पॉलिटिक्स, जिनमें इन्होंने लिखा था कि जो एक इंसान है वो बाय नेचर एक पॉलिटिकल एनिमल है, और जो एक्सीडेंट से नहीं बट नेचर से पॉलिटिक्स पे बिलीव नहीं करता है वो या तो इंसानियत से ऊपर है या उसके नीचे। अब हम बात करते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। सबसे पहले हम जानते हैं रिपब्लिक का मतलब। रिपब्लिक का मतलब ये है कि कंट्री की जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो इलेक्टेड होनी चाहिए, और इंडिया में टॉप मोस्ट पोजीशन किसकी है? प्रेसिडेंट की, और उन्हें इलेक्ट किया जाता है ना। तो यहाँ मोनार्की या साम्राज्यवाद नहीं चलता जैसा ब्रिटेन में चलता है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट करते हैं, उसके लिए कुछ लॉज और प्रोसीजर्स है जिसको फॉलो करके प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो अब हम अगर शॉर्ट में रिपब्लिक का डेफिनेशन देखें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है उसमें, कि जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो इलेक्टेड होनी चाहिए, टॉप मोस्ट पोजीशन शुड बी इलेक्टेड। और सेकंड क्या होगा? रूल ऑफ लॉ। इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है जो कि है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? जो अल्टीमेट पावर है हमारा वो हमारे ही पास है, हम पर सिर्फ हमारा राज है, कोई और कंट्री के हम डोमिनियन नहीं है, अंडर नहीं है। फिर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाजवाद, यानी यहाँ पर समाजवाद होगा और सब लोगों को बराबरी का मौका मिलेगा। फिर सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। डेमोक्रेटिक, यानी लोगों को वोट डालने का अधिकार है, और देश में आम नागरिक जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। ठीक है। रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? ये बेस्ड होगा पार्लियामेंट पे। मतलब यहाँ पे जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो पार्लियामेंट जाएंगे और वहां जाके हमारे लिए लॉज बनाएंगे। जो रिपब्लिक है उसको गवर्न किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये एक ऐसी किताब है जिसमें कंट्री को चलाने के लिए रूल्स और प्रोसीजर्स लिखे गए हैं। जो इंडिया के अंडर, डेमोक्रेसी के अंडर सरकार चुनकर आएगी उसके लिए कुछ रूल्स लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था नवंबर 26, 1949 को, और ये लागू किया गया जनवरी 26, 1950 को। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो फेडरल है स्ट्रक्चर में,
और इसके कुछ फीचर्स जो है वो यूनिटरी है। फेडरल इन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो डिवीजन ऑफ पावर है वो सारा पावर सेंटर में नहीं होगा, स्टेट्स के पास भी होगा। डिवीजन ऑफ पावर यहाँ पे होता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया एक बहुत बड़ा यूनियन था और हमने इसमें से छोटे छोटे स्टेट्स बनाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो। तो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्वासी फेडरल स्टेट्स है, हम प्योरली फेडरल नहीं है, हम क्वासी फेडरल है। जो प्योरली फेडरल है वो है यूएस। अब हम यूनिटरी फीचर्स देखते हैं। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? एक पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें मैक्सिमम पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। तो ये टोटली ऑपोजिट है फेडरल स्टेट्स का। अब यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से? जैसे हमारा जो सेंटर है वो बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली अगर हम फाइनेंस के रिगार्ड में देखें तो। फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस के जैसा नहीं है कि हर स्टेट का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो। और सिमिलरली जो सिटीजनशिप है वो भी सिंगल सिटीजनशिप चलती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, ये कुछ फीचर्स थे। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन के। आर्टिकल 74(1) कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर है वो किस लिए है? प्रेसिडेंट को हेल्प और एडवाइस करने के लिए, ताकि वो आगे चल के डिसीजन ले सके उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, लॉज बनाने का जो पावर है, वो किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास। तो ऑन पेपर हेड कौन होंगे? प्रेसिडेंट। ये अध्यक्ष है हमारी कार्यपालिका के, लेकिन एक्चुअल अथॉरिटी किसके पास होगी? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट होंगे और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा को। और स्टेट में भी सिमिलर चलेगा, जो गवर्नर है वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे और चीफ मिनिस्टर्स होंगे उनके पास एक्चुअल पावर होंगे। तो वहां पे जो गवर्नर है वो हो जाएंगे नॉमिनल हेड। और स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये किसको रिस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेटिव पावर है या लॉ बनाने वाली पावर है वो किसके पास, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना होगा तो वो टोटली पार्लियामेंट के अंडर ही हो सकता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें जुडिशरी को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग को, पब्लिक सर्विस कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट रखा गया है। अब हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन एक फाउंडेशनल लॉ है एक कंट्री का। ये एक संक्षिप्त डॉक्यूमेंट है जिसमें देश पर राज करने के जितने भी लॉज हैं वो सब लिखे गए हैं। उसमें वो जो देश है वो किस आइडियोलॉजी पर बिलीव करता है, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, और उसकी जो गवर्नमेंट है उसे उस कंट्री को कैसे चलाना है, ये सब उसमें मेंशन्ड है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये सिटीजन्स के लिए भी है कि सिटीजन्स को कैसे रहना चाहिए, उनके अधिकार क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या हैं और उनको कौन कौन से लॉज फॉलो करने हैं। तो ये दोनों के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी सिटीजन्स के लिए भी, जो गाइडलाइंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाती है। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, वो टोटली अनरिटन नहीं है, कुछ पार्ट्स उसके लिखे हुए हैं बट मोस्टली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर हम यूएस की बात करें तो उसका सबसे छोटा और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे लॉज अमेंड करना बहुत मुश्किल है। फिर इंडिया पे आते हैं तो इंडिया का एक बहुत ही इलेबोरेट विस्तार में दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक एक चीज मेंशन्ड है, हर पहलू को फोकस में रख के वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का और बना था 26 नवंबर 1949 को और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1915 को। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली बना था उसके 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स थे और साथ ही 8 शेड्यूल्स थे।
प्रेजेंटली इसमें अमेंडमेंट होता रहता है समय समय पर।